दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और हमारे बीच में मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष केबी मौर्य जी मौजूद हैं। तो आज हम मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं पर केबी मौर्य साहब से बात करते हैं। तो मौर्य जी, आपका हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद विक्की साहब। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम केबी मौर्य है और मैं पिछले करीब 22-23 साल से मानवाधिकारों पर कार्य कर रहा हूँ। इसमें मैं जो गरीब, शोषित और पीड़ित लोग होते हैं, जब उनको पुलिस द्वारा या दबंग लोगों द्वारा सताया जाता है, मैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ और उनको शोषण और अन्य अत्याचार से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारा संगठन जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहा है। ओके जी, वेरी गुड। तो ये मानव अधिकार हैं क्या? देखिए, मैं जो समझता हूँ, देखिए, जिस तरह से डेमोक्रेसी के लिए प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं, वैसे बेसिक रूप से 3 स्तंभों को माना जाता है। एक चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता होता है, तो एक लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है और पत्रकारिता है। तो इन तीनों ही बेसिक जो स्तंभ हैं, उनके अलावा जो चौथा स्तंभ है, इन चारों स्तंभों की मानवाधिकारों के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अक्सर करके देखा ये जाता है कि कोई भी स्तंभ जो है पूरी गंभीरता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है। एक सबसे बड़ी जो उम्मीद हमारी रह जाती है वो जुडिशरी से रह जाती है। जुडिशरी के बाद में फिर पत्रकारों से रह जाती है, मीडिया से रह जाती है। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम जिस तरह से देख रहे हैं, मीडिया जिस तरह की भूमिका निभा रही है, उससे हमें नहीं लगता कि इस समय मानव अधिकारों का संरक्षण मीडिया सही तरीके से और ईमानदारी से कर पा रही है। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है मानव अधिकारों के संरक्षण में। हम लोग और आम आदमी अक्सर करके पुलिस को गालियाँ दे लेते हैं, लेकिन ज़रा कल्पना करके देखिएगा, 1 घंटे के लिए भी अगर पुलिस को हटा लिया जाए तो कल्पना करिएगा कि देश में किस तरह का माहौल बनेगा, समाज में किस तरह का माहौल बनेगा। तो हम पुलिस के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि पुलिस सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाती है। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ पुलिसकर्मी उद्दंडी टाइप के हो सकते हैं या फिर प्रशासन के या नेताओं के प्रेशर में आकर के कई बार उनसे इस तरह के कृत्य हो जाते हैं जहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हो जाता है। जी विक्की साहब। ओके, तो मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी आज़ादी के 75 साल हो गए जी, और 75 साल के बावजूद भी जो हमारा जो संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, हमारा समानतावादी संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है, तो आज भी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं। तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए न सिर्फ सरकार के स्तर से बल्कि सामाजिक स्तर से भी अगर पहल की जाए जी, तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। मैं जो समझता हूँ, मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार सरकार को समझता हूँ, क्योंकि अगर सरकार तमाम तरह की योजनाएं बना सकती है तो इस तरह की भी योजनाएं बना सकती है कि समाज के बीच में जाकर के कुछ वॉलंटियर्स तैयार करे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट तैयार करे जो कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति, भाईचारे के प्रति लोगों को जागरूक करे, अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करे। तो एक बहुत अच्छा माहौल तैयार किया जा सकता है, जातिवाद के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा सकता है। जिस तरह से इस समय देश में 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए और काफ़ी सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी ये है कि अभी भी
ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी जातिवाद पर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो जातीय भेदभाव है, इस तरह की घटनाओं को भी अगर सरकार पहल करे और लोगों को जागरूक करे तो इसको भी काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। आपका कहना है कि ये दरअसल सरकार इस पे पहल करे, और आप क्या इस बात को नहीं मानते कि ये जो मसला है ये मानसिकता से ज़्यादा जुड़ा हुआ है? इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मानसिकता से जुड़ा हुआ है और ये मानसिकता तभी चेंज हो सकती है जब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जगह जगह पर सेंटर इस तरह के बनाए जाएं जहां पर लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए, और इसमें मैं समझता हूं कि सरकार बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है। ओके, तो विशेषकर आज भी आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी स्थिति ये है कि जो देश के संसाधन हैं 80% संसाधन वो 20% लोगों के पास हैं। जी आज भी जो संसाधन हैं जी 80% संसाधन वो 20% लोगों के पास हैं। तो एक और जो हमारे संविधान में संसाधनों के समान वितरण की बात कही गई है, संविधान में जो भागीदारी की बात कही गई है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर वाकई में न सिर्फ सामाजिक स्तर से बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा इस पर बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और ये निश्चित है कि ये किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग बहुत बड़े पूंजीपति होते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका है जो नीचे की तरफ खाई में गिरता चला जा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दो देश बने हुए हैं, जिसे हम भारत बोलते हैं और दूसरे को हम इंडिया बोलते हैं। तो एक इंडिया है और एक भारत है। भारत आज भी देश आज़ाद होने से पहले की जो परिस्थितियां थी उसी तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है। अभी कल मैं अखबार पढ़ रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अभी इधर लोधा थाने का मामला है। कुछ महिलाएं उस लोधा थाने में बैनर लेकर के खड़ी हुई थी और वो धर्म परिवर्तन की बात कर रही थी, क्योंकि वहाँ कोई सभासद, स्थानीय सभासद है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई मामला बना था। तो वो पुलिसकर्मियों के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो सभासद जो है अपने प्रेशर से वो रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दे रहा था। उसमें अखबार के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें जो उल्लेखित था वो ये उल्लेखित था कि वो महिलाएं जंगल में लकड़ियां बीनने गई हुई थी, और जब जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी तो जो सभासद था स्थानीय, उस स्थानीय सभासद के कुछ नज़दीकियों ने उन महिलाओं के साथ अभद्रता और बदतमीजी की थी। तो मुझे ये जानकर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तरफ मोदी सरकार जो है वो महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित कर रही है कि साहब चूल्हे से मुक्ति मिले, और दूसरी तरफ आज भी इस तरह की परिस्थितियां हैं कि वो लकड़ियां खरीद कर भोजन बनाने की स्थिति में नहीं है। उनको भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था जंगल में जाकर के बीन करके करनी पड़ रही है। तो ये दो बहुत ही अलग अलग तरह की सिचुएशन बनी हुई हैं। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, और ये तभी हो सकता है जब वाकई में एक विल पावर हो, और विल पावर किसकी? सरकार की इच्छा हो कि वो सारे लोगों को इक्वल तो नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी हद तक दूरी को कम किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की नज़र में देश के सारे नागरिक उसकी संतान के माफिक होते हैं। और इसमें चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, सारे स्तरों पर समानता और ये जो दूरी है उसको कम करने की ज़रूरत है। तो मुख्य मसला है जो असमानता की खाई है, मुख्य मसला है जो आर्थिक असमानता की खाई है, जो जातिगत असमानता की खाई है, उसको दूर करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाए जाने की ज़रूरत है, और सरकार उसमें बहुत कुछ कर सकती है। तो आप थे हमारे साथ के वी मौर्य साहब, और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जब यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।